हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी में। पिछली बार हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग जो कि क्लास 9 का चैप्टर है, उसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे और आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 को देखने से पहले हम पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इस मॉड्यूल में जो भी कुछ पढ़ेंगे उसका थोड़ा-सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हम लोग इस क्या आपको पता है कि अगर हम अपने हाथ में थोड़ा-सा स्पिरिट डालते हैं तो हमारा हाथ इतना ठंडा क्यों हो जाता है? अगर हम लोग मटका में पानी डालते हैं तो वो पानी इतना ठंडा हो क्यों जाता है? जब अगर कॉटन का क्लॉथ हमेशा जो है हमारे बॉडी को कूल और कंफर्टेबल कैसे रख लेता है? एक फैन जो है कैसे हमें कूल और कंफर्टेबल रख लेता है? एक हॉट टी जो है जब हम लोग उसको कटोरी से पीते हैं, तो वो इतना ठंडा हो जाता है और हम लोग कप में वो इतना जल्दी ठंडा क्यों नहीं हो पाता? जो वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, जब हम लोग कोई ग्लास लेते हैं उसके अंदर आइस डालते हैं, तो बाहर में वाटर ड्रॉपलेट क्यों फ़ॉर्म होने लगता है? क्या आपको ये पता है कि हमारे पूरे में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है बल्कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है? ये सब के सब चीज़ हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हम लोग कैसे जो है किसी को टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। हम लोग जैसे कि कोई किसी कभी हमें जानना होता है कि कोई चीज़ कितना ठंडा होता है या तो कभी कोई चीज़ कितना गर्म होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री सेल्सियस है, ये ऑब्जेक्ट 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह के जो ये जो होते हैं, ये होता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि अगर हमें कोई टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो उसके लिए एक यूनिट होता है। टेम्परेचर का मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है तो कितना ठंडा है उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? टेम्परेचर के हिसाब से मेजर करेंगे। अब टेम्परेचर के मेजरली एक तो सेल्सियस होता है और एक और होता है केल्विन। एक सेल्सियस होगा और एक होता है केल्विन। सेल्सियस जो है हम लोग बेसिक हमें जो यूजुअल यूजुअल डे टू डे में हम लोग जो है सेल्सियस यूज़ करते हैं। डे टू डे लाइफ जैसे कि अभी वेदर हमारा सराउंडिंग्स का कितना है, ये सब सेल्सियस में यूज़ करते हैं। और जो केल्विन होता है वो होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये जो है जैसे कि किसी भी चीज़ को कोई भी टेम्परेचर होता है, उसका ये एक एसआई यूनिट हो गया, केल्विन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? सेल्सियस और केल्विन के बीच में? तो 0 यहाँ पे देख ही सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया 273 केल्विन, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों को सेल्सियस से कन्वर्ट करना है केल्विन में, अगर हम लोगों को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे 273 और ये हमारा आ जाएगा केल्विन। और अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में करना है, तो फिर हम लोग 273 को ऐड नहीं करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर हमारा फिर आ जाएगा सेल्सियस। 0 अगर हमें किसी भी चीज़ को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कर देंगे +273 और अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में करना है, तो हम लोग करेंगे -273। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कोई चीज़ का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या है फ़ॉर्मूला था? अगर हम लोगों को सेल्सियस से केल्विन में करना है कन्वर्ट, तो हम लोग उसमें +273 करेंगे, +273 करेंगे। तो अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में कर रहे हैं, तो 273 प्लस 30 जो कि कितना होगा 3 7 + 3 10 303। सो 30 डिग्री सेल्सियस वो इक्वल होता है 303 डिग्री केल्विन। एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, अगर जब भी हम यहाँ पे सेल्सियस यूज़ करेंगे
जब भी हम यहाँ पे सेल्सियस यूज़ करेंगे, तो हमेशा यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे एक छोटा-सा ये डिग्री 0 टाइप का सिंबल, इसको डिग्री बोलते हैं। तो ये सेल्सियस के साथ ये डिग्री का सिंबल लगेगा, पर केल्विन के साथ ये सिंबल कभी नहीं लगता। केल्विन के साथ ये सिंबल कभी नहीं लगेगा। केल्विन के साथ 303 के लिख देंगे, यहाँ पे एक डिग्री नहीं डालते हैं, ठीक है? और अगर हमें सेल्सियस में करना है, तो सेल्सियस में करने के लिए हमें जो है डिग्री डालते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल हमें अभी तो हमने कर लिया है सेल्सियस टू केल्विन हमने अभी डिस्कस किया। अब वही अदर वे राउंड करते हैं कि केल्विन से सेल्सियस में केल्विन से सेल्सियस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले केल्विन जैसे कि ले लेते हैं, मान लिया 1000 डिग्री केल्विन, सिंपल सा। 1000 डिग्री केल्विन को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो हम लोग कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला था केल्विन टू सेल्सियस के लिए? -273, है ना? सेल्सियस टू केल्विन के लिए था +273 और केल्विन टू सेल्सियस के लिए था माइनस, है ना? तो फिर हम लोग फिर क्या करेंगे? 1000 माइनस 273, 7 2 7 केल्विन। तो 1000 डिग्री सॉरी सेल्सियस कि हम लोग यहाँ पे सेल्सियस टू केल्विन टू सेल्सियस कर रहे हैं, ना कि सेल्सियस टू केल्विन। तो इसलिए यहाँ पे 7 to 7 डिग्री सेल्सियस आएगा, और ये मत भूलना। तो 1000 डिग्री केल्विन को अगर हम लोग जो है सेल्सियस में करेंगे कन्वर्ट, तो वो आ जाएगा 727 डिग्री सेल्सियस। क्या, क्यों? जब भी एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे करना है, मतलब कि अगर हमें सेल्सियस टू केल्विन करना है +273, केल्विन से सेल्सियस में करना है तो -273। तो समझ में आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग मैटर, स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज कर सकते हैं? मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, पानी। पानी सॉलिड भी है, तो लिक्विड भी है, गैस भी है, होता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स में। तो हम लोग उसका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर वो चेंज होता है ना। तो कोई भी सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग दो तरह से उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं। या तो उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, या तो उसका प्रेशर चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेंज ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है? हम लोग टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। सबसे पहले हो गया मेल्टिंग हो गया, फिर बॉइलिंग हो गया, आगे में अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। तो इसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, मतलब कि मेल्टिंग होता है जब एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तब उसको कहेंगे मेल्टिंग। एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसको कहते हैं मेल्टिंग। तो अगर जैसे कि देख लो, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा इसका मतलब? 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस में जो आइस होगा वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा। वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है 63 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि वैक्स जो है 63 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और आयरन जो है वो 1535 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये कुछ एग्जांपल थे समझाने के लिए कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब कौन से टेम्परेचर पे जो है वो जो है कौन से टेम्परेचर पे जो है वो अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। तुम आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, वैक्स का 63 डिग्री सेल्सियस, आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ एग्जांपल थे। तो एक बार फिर से, मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड में चेंज करता है हीटिंग से। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को हीट करते हैं,
तो जो प्रोसेस जब कोई सॉलिड सब्सटेंस वापस लिक्विड बन जाता है तो उसको ही मेल्टिंग कहेंगे। और उसको इसका दूसरा नाम फ्यूजन भी होता है। मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन भी होता है। और इसको टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये चीज़ प्रोसेस होगा उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग होता क्यों है? तो क्या होता है जैसे कि ये मान लिया जैसे कि मेल्टिंग है सॉलिड, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। मान लो ये सॉलिड के पार्टिकल्स है। अब क्या होता है जब हीट करते हैं, पिछली बार में हम पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड्स में जो है क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जब उसमें हीट मिलती है तो फिर क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसे ढीला पड़ने लगता है। और उसी तरह सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा, सॉरी, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये मीडियम होगा, गैस में ज़्यादा होगा। ये सब पार्ट 1 में देख लेना, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो एक और चीज़ होता है, मतलब कि अगर हम कोई हीट करते हैं कोई चीज़ को, तो क्या होता है इसका काइनेटिक एनर्जी इसका जो है चेंज होता है। ये मैंने पिछले बार बताया था। तो क्या होता है अगर कोई भी जो सब्सटेंस होता है, जो उसके पार्टिकल्स का जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, तो वो तो उसमें क्या होगा, ये जैसे कि वाइब्रेट, पहले तो ये धीरे-धीरे वाइब्रेट कर रहा है सॉलिड में। फिर क्या होगा जब उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट डाल देंगे, जब मेल्टिंग पॉइंट तक हीट आ जाएगा, तब जब इतना हीट आ जाए कि जब मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाए, तो ये वाइब्रेट करने लगेंगे बहुत ही ज़्यादा। ये करने लगेंगे बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट, ठीक है? तो जब ये बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो सॉलिड के पार्टिकल जो धीरे-धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, वो उससे थोड़ा-सा तेज़ हो जाएगा। वो इससे थोड़ा-सा तेज़ होने लगेगा। तो जब जो इतना-इतना वाइब्रेट कर रहे थे, वो अब इतना-इतना थोड़ा-सा वाइब्रेट करने लगेंगे। तो जब इतना-इतना वाइब्रेट करने लगेंगे तो उनका फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले था, वो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कम हो जाएगा। तो और जब उसका फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो वो जो सॉलिड जो पहले था वो वापस अब लिक्विड में बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाइब्रेशन धीरे-धीरे हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशन तेज़-तेज़ होता है, ठीक है? और यही प्रोसेस जब वाटर है, और यही वाटर का जब और ज़्यादा हीट कर दिया और जब उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ला दिया, तो क्या होगा, ये लिक्विड से गैस बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब उसके बॉइलिंग तक लाया जाएगा, तो इसका जो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, उसमें इतना एनर्जी आ जाएगा कि वो लिक्विड्स नहीं बन के गैस बन जाएगा, उसमें जो है गैस के प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। तो एक बार बॉइलिंग देख ही लेते हैं, बॉइलिंग क्या होता है। तो मेल्टिंग क्या हुआ, प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड। बॉइलिंग होता है प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस। मेल्टिंग, process of solid substance into a liquid. A boiling, process of a liquid changing into a gas. जिस टेम्परेचर पे जो जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट कुछ है यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री, वैक्स 63 डिग्री, आयरन 1535 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो याद ही कर लो। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में क्या होता है इन दोनों का, ये कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी 357 डिग्री सेल्सियस मरकरी। और आयरन का देख लो। अब बॉइलिंग क्यों होता है, सेम प्रोसेस, वाइब्रेशन कम हो रहा है लिक्विड में, और जब वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगता है तो वो लिक्विड होता है। सो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस बॉइलिंग। ये हो गया सारे के सारे हीटिंग के प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं सारे के सारे कूलिंग के प्रोसेस से जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। जो एक पिछले वाले स्लाइड थे इसमें हमने किया था हीटिंग के प्रोसेस से कैसे चेंज होता है क्या कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कूलिंग से कैसे हम लोग जो है स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। तो इसमें कूलिंग से कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, सबसे पहले कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो गया, जो गैस लिक्विड बनता है तो उसको हो गया कंडेंसेशन। और फ्रीजिंग हो गया जब लिक्विड सॉलिड बन जाता है।
कंडेंसेशन सिंपल है यार। कंडेंसेशन हो गया सॉलिड, नहीं, गैस से लिक्विड अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कंडेंसेशन, और फ्रीजिंग हो जाएगा जब गैस सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, सॉरी लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज होगा। तो ये जो है कंडेंसेशन बॉइलिंग का रिवर्स हुआ है, बिल्कुल उल्टा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग क्या था, वाटर टू लिक्विड, सॉरी लिक्विड टू गैस। कंडेंसेशन क्या है, गैस टू लिक्विड। फ्रीजिंग जो है मेल्टिंग का रिवर्स है। तो मेल्टिंग क्या था, सॉलिड टू लिक्विड। फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड टू सॉलिड। अब इसमें वही होता है वापस। जब कंडेंसेशन में क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ ठंडा होने लगता है, जो ये गैस है ये बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऐसे बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर बाद में क्या होगा, अगर हम लोग उसको कूल करने लगे तो ये थोड़ा सा शिथिल पड़ जाता है, उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है। ये सब पार्ट 1 में देख लेना, तो इसका थोड़ा सा कम होने लगता है, ये इसका वाइब्रेशन कम होने लगता है। तो ये फिर हो जाएगा कंडेंसेशन। और फिर जब इसको और ठंडा कर देते हैं और जब ये सॉलिड बन जाएगा और जब इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगा तो इसको बोल देंगे फ्रीजिंग। तो ये होगा कंडेंसेशन, ये हो गया फ्रीजिंग। एक बार फिर से, कंडेंसेशन इज कंडेंसेशन इज फ्रॉम लिक्विड गैस टू लिक्विड एंड फ्रीजिंग इज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ये है, इसको बोलते ये दिखा रहा है कि कैसे जो है स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, solid to liquid melting, liquid to solid freezing, solid to gas sublimation और gas to solid deposition। ये सब मैं अभी नेक्स्ट में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में आने वाले हैं हम सब्लिमेशन पे। और इसके क्यों रीज़न है ये मैंने समझा दिया था। काइनेटिक एनर्जी कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। इसका हाँ, फिर नेक्स्ट आते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले सब्लिमेशन पे आ जाते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है जब कोई सॉलिड जो है डायरेक्टली सीधा सॉलिड से गैस पे आ जाता है। सीधा अगर सॉलिड से गैस में, सॉलिड तो गैस होगा तो वो हो जाएगा सब्लिमेशन, और अगर गैस टू सॉलिड होगा तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। सीधा मतलब कि जैसे कि कभी अगर कपूर जलाए होंगे तो क्या होता है कि वो जो है कपूर जो है, मतलब कि वो लिक्विड में चेंज भी नहीं होता है। वो देखेंगे कि वो एक यहाँ पे एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, वो अपने आप ही पता नहीं कहीं पे चला जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है क्योंकि जो कैम्फर है, कपूर है, उसमें क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, मतलब कि वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। और अगर वही कैम्फर वाला जो गैस होता है, अगर उसको जब हम लोग लिक्विफाई करेंगे तो क्या होगा, वो वापस जो है सॉलिड बन जाएगा। लिक्विफाई बोल रहा हूँ मतलब उसको अगर हम लोग उसको कूल डाउन करेंगे तो फिर वो जो है वापस सॉलिड बन जाएगा। तो तो उसको कह देंगे हम डिपोजिशन। अब हमने तो देखा था कि वो जो है स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होता है तो फिर उसमें जो है क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि तो क्या होता है, अगर हम लोग कोई चीज़ को हीट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और फिर वो जो है दूसरा मैटर में बदल जाएगा। और ऐसा वही गैस में भी हो रहा था, फ्रॉम लिक्विड टू गैस। पर इसमें तो डायरेक्टली यहाँ से ये बीच में मान लिया ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। इस तो यहाँ पे तो हो रहा था कि पहले यहाँ से इस सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, फिर लिक्विड से गैस जाएंगे। पर इसमें तो ये हो रहा है कि सीधा सॉलिड से गैस पे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग अब पहले हम लोग जो है सब्लिमेशन की बात करेंगे, फिर डिपोजिशन की बात करेंगे। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई चीज़ ना डायरेक्टली जो है सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होता है, जब इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना,
वो जो है इतना जल्दी जो उसका जो इसका जो सब्लिमेशन पॉइंट होगा, वो उस पॉइंट पे आकर के वो इतना जल्दी वो जो है दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में बदल जाता है कि वो लिक्विड बन ही नहीं पाता। वो सीधा गैस बन जाता है। वो लिक्विड कब बन ही नहीं पाता और वही जब उसको कूल डाउन करेंगे, तो यही जो होगा, जो गैस होगा वो सीधा सॉलिड बन जाएगा, उसको बीच में वो लिक्विड आ ही नहीं पाता है। इतनी जल्दी उसका जो है इतना जल्दी जो है उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। सो सब्लिमेशन इज़ द सो सब्लिमेशन में क्या होगा, जो एक सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड व बहुत ही उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। हीट डालेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो फिर वो जो है ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे। जब ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे तो फिर वो जो है उसका स्टेट ऑफ मैटर बदल जाएगा टू गैस। बीच में उसको लिक्विड आ ही नहीं पाता, इतना जल्दी उसमें चेंज हो जाता है स्टेट ऑफ मैटर। और वही जो है अगर हम लोग गैस टू सॉलिड करते हैं तो उसको बोल देते हैं सब्लिमेशन, डिपोजिशन। डिपोजिशन अगर हम लोग गैस टू सॉलिड होगा डिपोजिशन, सॉलिड टू गैस होगा सब्लिमेशन। कैम्फर हो गया, नेपथलीन बॉल जो जैसे कि जब जो मॉथ्स आ जाते हैं, मॉथ होते हैं ना, उसको जब कपड़े कीड़े काट जाते हैं तो फिर उसको भगाने के लिए नेपथलीन बॉल्स होते हैं। तो वो भी देखोगे कि कुछ दिनों बाद वो भी छोटा होने लगता है अपने आप। वो क्यों होता है? सब्लिमेशन के कारण होता है। जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो द सॉलिड सब्सटेंस which undergoes sublimation is said to sublime, and the solid substance by cooling the vapors of the solid is called a sublimate. The solid substance which undergoes sublimation is said to sublime. मतलब कि जब सॉलिड सब्सटेंस जो है सब्लिमेशन में जाता है, जब सॉलिड जो है सब्लिमेशन के प्रोसेस में अंडरगो करता है, तो जब वो सॉलिड टू गैस होता है उसको सब्लाइम कहता है। उसको जो एंड प्रोडक्ट होगा उसको सब्लाइम कहेंगे, जो सॉलिड टू गैस होगा। और जब वो वेपर जो है सॉलिड बन जाएगा तो उसको सब्लिमेट कहेंगे। जब वेपर सॉलिड बन जाएगा तो उसको सब्लिमेट कहेंगे। प्रोसेस सब्लिमेशन डिपोजिशन है, एंड रिजल्ट सब्लाइम सब्लिमेट। फ्रॉम सॉलिड टू गैस का प्रोसेस सब्लिमेशन, फ्रॉम गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। सॉलिड सब्सटेंस जो बनता है जब सब्लिमेशन होता है तो सब्लाइम, जब सब्लिमेशन होता है तो जो वेपर जो बनता है उसको कहते हैं सब्लिमेट। तो सब्लिमेशन हो गया हमारा। अब जो पुराने में आने थे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? सो द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। कुछ समझ नहीं आया, समझाता हूँ। तो हीट एनर्जी क्या होता है? जैसे कि सॉलिड ये है, आइस है, ये आइस है मान लिया। जो आइस होता है वो ये यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस करना, जो आइस होता है बहुत ही सारे, अगर हम लोग उसको डालते हैं तो जब उसको हम लोग पानी में अगर उसको हम हीट करेंगे ना, तो वो कुछ कुछ देर तक वो उतना ही टेम्परेचर रहेगा। वो तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक वो पूरी तरह से लिक्विड ना बन जाए। इसे एक एक्टिविटी भी है, लेकिन इसमें क्या किया है इस एक्टिविटी में देख लो। ये है कुछ सॉलिड, ये है क्या कहते हैं, आइस है कुछ। ये यहाँ पे थर्मामीटर है और यहाँ पे नीचे है बर्नर है, बंसन बर्नर, मतलब कि फायर जो आग निकालता है, हीट जो प्रोवाइड करेगा इस एक्सपेरिमेंट में। तो जब आइस जो है जब उसको जो है थर्मामीटर के अंदर डालते हैं, सो तो क्या होगा फिर? अगर हम लोग आइस को हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आइस है वो जो उसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पे ही अटका हुआ है। वो 0 डिग्री पे अटका रहेगा, अटका रहेगा, अटका रहेगा, अटका रहेगा, तब तक जब तक वो पूरी तरह से लिक्विड ना बन जाए। जब तक वो पूरी तरह से लिक्विड नहीं बनेगा ना, तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। और जब वो पूरी तरह से
और जब वो पूरी तरह से लिक्विड बन जाएगा फिर उसका टेम्परेचर राइज़ करेगा। उससे पहले उसका टेम्परेचर राइज़ नहीं करेगा, हीट प्रोवाइड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। वो टेम्परेचर राइज़ वो जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो टेम्परेचर या राइज़ नहीं करेगा। पर जैसे ही पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, तो उसका टेम्परेचर राइज़ करने लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ये रहा जैसे कि आइस, ये आइस है, तो जब क्या होता है अगर इस आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये आइस के पार्टिकल जो है मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है ना, तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं वो बहुत ही धीरे हो रहे होते हैं, तो ये सॉलिड है। अब इसको हीट बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो हमारा जो है स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ गया धीरे 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 धीरे, सो दिस चेंजेस, सॉलिड है ये, दिस सॉलिड इज चेंजिंग टू लिक्विड। अब लिक्विड में इसको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, इसको चेंज होने के लिए सॉलिड तो लिक्विड के लिए थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलेगा कहाँ से? तो बात ऐसा है, इसको जो है लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी मिलता है वो तो बंसन बर्नर से मिल रहा है। अब ये सारा का सारा एनर्जी तो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करने में जा रहा है, तो उसको टेम्परेचर को राइज करने का उसको चांस मिल ही नहीं रहा। यू नो, जो टेम्परेचर होगा वो राइज कर ही नहीं पाएगा, जब क्योंकि सारा का सारा जो एनर्जी जो बंसन बर्नर जो दे रहा है, मतलब कि जो हीट प्रोवाइड हो रहा है, वो सारा का सारा एनर्जी यूज हो रहा है हमारा जो ये क्या कहते हैं ये स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। समझ में आया? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसके अलग अलग नाम है। जब एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज हो रहा होता है तो जो हीट जो उसको लेता है, जो हीट नीडेड इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जितना हीट अगर हम लोग कोई जैसे कि कोई सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो उसमें जितना हीट लगेगा उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर किसी को भी कोई भी जो चीज़ है उसको जब हम लोग जो वो लिक्विड है अगर वो गैस में चेंज कर रहे हैं तो उसको कहेंगे, तो जितना इसको हीट लगेगा वो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसके वैल्यूज है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो अगर सॉलिड को जो है अगर लिक्विड में चेंज होगा तो उसको लगेगा 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल्स पर किलोग्राम। मतलब कि अगर 1 किलोग्राम अगर हम आइस लेंगे, यानी ठीक से नहीं लिखा रहा है, अगर एक हम लोग आइस एक 1 किलो आइस लेंगे, तो अगर 1 किलो आइस को अगर हम लोगों को लिक्विड में चेंज करना है तो उसको 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल्स लगेंगे। और तब तक उसका मैटर चेंज, तब तक उसका जो है स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा, उसका स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड रहेगा। जब थ्री पॉइंट एक ये 1 kg आइस की बात कर रहा हूँ, 1 kg आइस में अगर 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल्स डालेंगे, तो तब तक जो है वो आइस का आइस ही रहेगा, वो सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और उसको जब वो लिक्विड बन जाएगा तब उसका टेम्परेचर राइज करेगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए चाहिए होता है 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल्स पर किलोग्राम। 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल्स पर किलोग्राम। मतलब कि अगर किसी लिक्विड को गैस में बनना है तो वो उसको चाहिए है, उसको पहले चाहिए होगा 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल्स। 1 किलोग्राम पानी को ले क्या कहते हैं गैस में कन्वर्ट करने के लिए उतना जो है लगेगा, तब तक उसका टेम्परेचर राइज ही नहीं करेगा, तब तक उसका टेम्परेचर राइज ही नहीं करेगा। तो आया बात समझ में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कितना ज़्यादा हीट लगता है किसी भी सब्सटेंस को
लिक्विड टू गैस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कितना ज़्यादा लगता है सॉलिड टू लिक्विड, कितना हीट लगेगा उस चेंज के लिए। वो अगर 1 किलो आइस लेंगे तो 1 किलो आइस को 3.34 इंटू 10 to the power 5 जूल्स लगेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2.25 इंटू 10 to the power 5 जूल्स पर किलोग्राम लगेगा। इसको अगर देखना चाहते हो तो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो, एक बार फिर से डिस्कस ही कर लेता हूँ लेटेंट हीट। एक हमने क्या सीखा, लेटेंट हीट होता है हीट एनर्जी जितना हमें चाहिए सॉलिड कोई भी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए, तो वो होंगे लेटेंट हीट। वो जब तक वो पूरा स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा नहीं तब तक वो उतना ही रहेगा वो क्या कहते हैं टेम्परेचर। अगर ये मान लिया ये पूरा का पूरा आइस है, जब तक ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और जैसे ही वो पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो जाएगा तब उसका धीरे से टेम्परेचर राइज करते रहेगा। उसी तरह गैस में भी 100 डिग्री सेल्सियस पे अटका रहेगा जब तक, और जब पूरी तरह से वो गैस बन जाएगा तो उसका टेम्परेचर राइज करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सब्लिमेशन, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि चेंज ऑफ हम लोग चेंज ऑफ स्टेट कर सकते हैं एक तो टेम्परेचर से, और अगर हम लोग नेक्स्ट करते हैं प्रेशर, तो यार अगर टेम्परेचर में क्या हो रहा था, टेम्परेचर में क्या हो रहा था, हम लोग जो है उसका पास मतलब कि जब हम लोग कूलिंग की बात करूँ मैं, हीट अगर हम लोग कूलिंग में कर रहे थे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ज़्यादा कर रहे थे वो ज़्यादा पास पास ला रहे थे पार्टिकल्स को, है ना, पास पास ला रहे थे ना पार्टिकल्स को। तो उसी तरह जब हम लोग प्रेशर अगर तो अगर उसको जो है सीधा जो है अगर उसको सीधा क्या कहते हैं टेम्परेचर से ना बढ़ा के सीधा प्रेशर से ही उसको जो है पास पास ला दो, सीधा अगर प्रेशर से जो सीधा जो है मॉलिक्यूल्स को पास पास ला देंगे तो वो जो है क्या क्या हो जाएगा, फिर उसका स्टेट ऑफ चेंज हो जाएगा। पर बात क्या होता है ना कि इसमें जो है अगर हम लोग कोई भी चीज को जो है कंप्रेस करते हैं तो थोड़ा सा हीट निकलता है, तो जब थोड़ा सा हीट निकलता है ना तो इसके लिए भी अगर हम लोग प्रेशर से चेंज कर रहे हैं फिर भी थोड़ा सा इसको जो है ठंडा करना पड़ेगा। ज्यादातर गैस होते हैं उसको जो है कंप्रेस कर दिया जाता है, सबसे पहले तो उसको कंप्रेस कर देंगे और उसमें थोड़ा सा उसको जो है थोड़ा सा ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन कैसे बनेगा, हम लोग उसको पहले कंप्रेस करेंगे, जो नाइट्रोजन ले लेंगे उसको थोड़ा सा उसको कंप्रेस कर देंगे, नाइट्रोजन को कंप्रेस करेंगे उसके बाद फिर जो है उसमें जो है उसको ठंडा कर देंगे। तो जब हम लोग उसको ठंडा कर देंगे तो जो गैस था वो लिक्विड बन जाएगा। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द प्रेशर, वो अभी हमने डिस्कस किया। जैसे कि गैस को हम लोग डिस्कस करते हैं अप्लाइंग प्रेशर लोइंग टेम्परेचर, ये अब ये गैस को हम लोग इसके तरह यूज करते हैं लिक्विड बनाने के लिए। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिक्विड नहीं बनता, वो सीधा जो है क्या कहते हैं सॉलिड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना। सो प्रेशर दो तरह से हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट हो गया प्रेशर, दूसरा हो गया टेम्परेचर। अगर प्रेशर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो वो जो है स्टेट ऑफ मैटर या तो गैस टू लिक्विड होगा या तो लिक्विड टू सॉलिड होगा या तो सीधा गैस टू सॉलिड होगा, और उसका उल्टा होगा जब हम लोग उसको हीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इवेपोरेशन। The process of a liquid changing to vapor or gas even below its boiling point is called evaporation। ये सब हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ये तो आसान होना चाहिए। तो जैसे कि इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे कि क्या होता है ये बॉइलिंग में क्या हुआ था, कोई लिक्विड को अगर हम लोगों को गैस में कन्वर्ट करना था तो उसको थोड़ा सा हीट एनर्जी चाहिए था, हीट एनर्जी उसको चाहिए था। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, दो एरो बना रहा हूँ। तो उसको हीट एनर्जी चाहिए था लिक्विड तो गैस के लिए कितना डिग्री, पानी को चाहिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को चाहिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब
यही जो लिक्विड है, अगर ये जो है कभी कभी क्या होगा, यही जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड सीधा मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे होगा पानी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे होगा, पर फिर भी इसका जो है स्टेट ऑफ मैटर जो है सॉलिड लिक्विड तो गैस हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी होता हुआ। ये कैसे होगा यार, इसका भी प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये लिक्विड के अंदर होते हैं कुछ पार्टिकल्स, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, वो तो सब में होता है, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जो है वापस जो है बाहर निकल, वो जो क्या कभी कभी ना क्या होता है कि जो है ना, एक कोई जो है यहाँ पे होगा, कोई एक एटम कोई होगा पार्टिकल यहाँ पे, वो पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। कभी कभी क्या होता है उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो बाहर निकल जाता है, और इवेपोरेशन। बस इवेपोरेशन क्या होगा, ये है एक लिक्विड है, ये एक सॉलिड, एक यहाँ पे ये लिक्विड है, ये लिक्विड का पार्टिकल है, ये यहाँ पे ऐसे मूव करे जा रहा है। अगर उसको इतना, अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ गया, तो अगर उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा तो वो लिक्विड से बाहर निकल जाएगा, वो मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल, और वो जो है वो गैस बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ जो है इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, एक चीज़ होता है, हमने क्या डिस्कस किया था इवेपोरेशन में, जो ये पानी है, ये पानी के अंदर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे यहाँ से ऐसे पता नहीं कैसे भी रैंडम पाथ लिए जा रहा है, ऐसे 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 जैसे भी रैंडम पाथ लिए जा रहा है। अब जब ये रैंडम पाथ अगर ये ले रहा है तो इसको जो है क्या काइनेटिक एनर्जी है इसमें। अब मैंने क्या बोला था, अगर से इनफ काइनेटिक एनर्जी आ गया तो क्या होगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। एक चीज होता है, अगर हम लोग इसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो अगर हम लोग इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेगा, जब ये ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट करेगा तो ज़्यादा जल्दी ये ज़्यादा चांस है कि वो वाटर से बाहर निकल के वो जो है गैस बन जाए। तो इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर चेंज से वो इवेपोरेशन हो सकता है, इवेपोरेशन का चेंज होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों को इवेपोरेशन बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें हाई चाहिए होगा, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो इतना जल्दी जो है वो जो है वो जो है लिक्विड से गैस में मिल पाएगा। सेकंड होता है सरफेस एरिया। अब देखो, एक है इतना छोटा सा बीकर, और एक है इतना बड़ा सा बीकर। एक चीज बताओ, पार्टिकल को होगा वो उसको बाहर निकलने का जगह ज्यादा इसमें मिलेगा कि इसमें मिलेगा, बाहर निकलने का जगह इसी में मिलेगा। इसमें तो ये कितना, सिर्फ इतना ही रीजन जो है इसको जो है मिल रहा है, स्पेस। और इसमें इसमें तो इतना पूरा रीजन मिल रहा है उसको जो है क्या कहते हैं, क्या पानी के बाहर निकलने में। इसको देखो, इसको बस इतना इतना ही मिल रहा है, इसको जो इतना पूरा जगह मिल रहा है जो है क्या कहते हैं लिक्विड टू गैस बनने में। तो कौन ज्यादा जल्दी जो है इवेपोरेशन में जो है कौन ज्यादा जल्दी जो है लिक्विड टू गैस बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा, ज्यादा जल्दी यही तो लिक्विड टू गैस में होगा, क्योंकि इसमें जो है ये ज्यादा जल्दी बाहर निकलेगा। तो क्योंकि ये ज्यादा जल्दी बाहर निकलेगा, तो ये जब ज्यादा जल्दी बाहर निकलेगा, सो दैट मीन्स उसका इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया इक्वल, सरफेस एरिया को ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, नहीं, इवेपोरेशन को दूसरा कैसे बढ़ा सकते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करके। सरफेस एरिया, तो एक तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और एक और हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। ओ शिट, सबसे पहले एक मिनट यार, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और एक सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, फिर आते हैं ह्यूमिडिटी पे। तो ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग ये बहुत पहले से करे आ रहा है, आना चाहिए।
तो ह्यूमिडिटी होगा, जैसे कि गैस है, तो एक जैसे कि एयर है, एयर में कितना पानी का पार्टिकल है, एयर में कितना पानी का पार्टिकल है, उसको कहेंगे ह्यूमिडिटी। एयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब हाई ह्यूमिडिटी इसमें है इतने पार्टिकल, और इसमें इक्वल नहीं बन पाया यार, इसमें है बस इतने। इसमें ह्यूमिडिटी किसमें ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये जो है ये सब, अब एक चीज़ बताओ, जब कोई पानी है, तो जो पानी होगा वो कितना ज़्यादा, पानी को ज़्यादा अगर ऑलरेडी एयर में पानी ज़्यादा है, तो पानी को कोई जगह नहीं मिल पाएगा एयर में जाने के लिए, नहीं मिलेगा ना, पानी को एयर में जाने के लिए कोई जगह मिलेगा नहीं। तो फिर इसलिए अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वाटर का वेपर है। यहाँ पे अगर ये ह्यूमिडिटी कम है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है वो हो जाएगा। सो अगर हमें वेपोरेशन को बढ़ाना है तो हमें ह्यूमिडिटी भी कम करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है हमारा विंड स्पीड। विंड स्पीड कैसे कर सकता है, कुछ सोचो। अब मान लो जैसे कि ये है एक बीकर है, यहाँ पे पानी है और विंड चल रहा है बहुत तेज, पार्टिकल कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है। तो विंड है बहुत ही ज़्यादा तेज, ये यहाँ से मूव करे जा रहा है, मूव करे जा रहा है, मूव करे जा रहा है। और ये, अब एक चीज़ बताओ, अगर विंड बहुत तेज होगा तो क्या होगा, ये जो है पानी को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए, लिक्विड तो गैस से बाहर निकल जाए। तो इसलिए विंड स्पीड क्या करेगा, हेल्प कर देगा कि जो है ये जो पूरा जो है ये बाहर निकल जाए। सो विंड स्पीड, अगेन विंड स्पीड हमें बढ़ाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो अगर हम लोग विंड स्पीड बढ़ाएंगे तब हमारा इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा बाहर निकलने में। तो कैसे? सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी, और हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। सरफेस एरिया, ज़्यादा जगह निकलेगा बाहर निकलने के लिए। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को कम करेंगे, अगर ह्यूमिडिटी को कम करेंगे तो उसको ज़्यादा जगह मिलेगा बाहर जाने के लिए। अब विंड स्पीड, तो इवेपोरेशन में टेम्परेचर बढ़ाना है, सरफेस एरिया बढ़ाना है, विंड स्पीड बढ़ाना है, ताकि इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो, और ह्यूमिडिटी को कम करना है। टेम्परेचर बढ़ाना है, सरफेस एरिया बढ़ाना है, विंड स्पीड बढ़ाना है, ह्यूमिडिटी को कम करना है। और अगर भाई इवेपोरेशन को अगर घटाना होगा तो टेम्परेचर घटाएंगे, सरफेस एरिया घटाएंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे और विंड स्पीड घटाएंगे, है ना। तो अब एक चीज बताओ, विंड, अगर हम कपड़ा अगर हम लोग मतलब कि छत पे अगर कपड़ा अगर हम लोग सुखाते हैं तो कहीं पे भी कपड़ा सुखाएंगे, तो उसको कपड़ा सुखाने में कब ज़्यादा जल्दी कपड़ा सूखेगा? सबसे पहले तो टेम्परेचर, अगर पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा तब वो कपड़ा ज़्यादा जल्दी सूखेगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए, विंड स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए देखते होंगे टेम्परेचर गर्मी के दिन में, और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तब जो है कोई जो है कोई भी कपड़ा जो है जल्दी सूख जाता है। और अगर एक और चीज़, अगर ये कपड़ा है कुछ इस तरह पता नहीं ऐसे बिल्कुल क्रम्पल्ड है, और कुछ है जो इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह से रखा हुआ है, कौन ज़्यादा जल्दी जो है सूखेगा? ये सूखेगा, क्योंकि इसका इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होगा। इसलिए कपड़ों को फैलाया जाता है इसी के कारण। और एक ये हो गया, तो सबसे पहले कि हम लोग कपड़े जो सुखाते हैं तो पहले तो टेम्परेचर, तो गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हम लोग उसको जब फैलाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। और जब अगर कोई रेनी सीजन हो रहा होता है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो हमें इनकम इनकम इनकन्वीनियंस होता है इवेपोरेशन को, इन इवेपोरेशन को प्रोसेस को अंडरटेक करने के लिए। तो
ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए तभी इवेपोरेशन बढ़ेगा, और एक विंड स्पीड। अगर विंड तेज होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमने जो ये पीछे में जो क्वेश्चंस पूछे थे, अब इसका आंसर दे देता हूँ। अगर हम थोड़ा सा स्पिरिट लेंगे तो हमारा हैंड ठंडा क्यों होता है? सो इसका रीज़न है, जैसे कि एक स्पिरिट होता है ना, जो जो स्पिरिट, मतलब स्पिरिट ले लो या तो पेट्रोल ले लो, जो भी लेना लो, अगर उसको हाथ में अगर हम लोग लेते हैं, ये हाथ नहीं बन रहा मेरे से, लेकिन मान लो ये हाथ है, अगर हम लोग इसको स्पिरिट में लेते हैं तो इसका जो, इसमें जो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है, मैंने बात नहीं करी थी अभी पीछे पीछे वाले स्लाइड में हमने बात करी थी लेटेंट हीट और लेटेंट हीट। एक हमने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉलिड टू लिक्विड। अगर सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगता है, हीट लगता है थोड़ा। तो अगर स्पिरिट अगर चेंज हो रहा है, क्या कहते हैं, लिक्विड टू गैस, सॉरी, लिक्विड टू गैस अगर चेंज हो रहा है तो स्पिरिट को कहीं से हीट एनर्जी चाहिए। स्पीड एनर्जी, हीट एनर्जी वो कहाँ से आएगा? हमारे हाथों से। और जब वो हमारे हाथों से जब हीट निकल जाएगी, अगर हमारे हाथों में हीट निकल जाएगी तो क्या होगा? हमारा हाथ ठंडा लगेगा। इसलिए जो स्पिरिट होता है, सॉरी, इसलिए जो स्पिरिट होता है, अगर उसको हम लोग अपने हाथ पे डालते हैं तो हमारा हाथ ठंडा लगता है। और उसके बाद फिर मटका जो है, पानी कैसे ठंडा लगता है? मटका में पता क्या होता है? मटका में बहुत छोटे छोटे होल होता है, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ जो छोटे छोटे होल होते हैं, सो देखिए, तो क्या होता है, पानी वहां से इवापोरेट कर देता है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ पानी इवापोरेट करने लगता है। तो बाहर की तरफ पानी इवापोरेट करने लगेगा तो क्या होगा? तो फिर जो है लेटेंट हीट लेगा। लेटेंट हीट लेगा तो क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा तो उसको कहीं से हीट चाहिए, हीट इसको अंदर के पानी से मिलेगा, हीट इसको अंदर से पानी से मिलेगा, अंदर का पानी से मिल गया तो ये ठंडा हो गया, क्योंकि उसका हीट तो सारा का सारा जो है, हीट सारा का सारा तो यूटिलाइज हो रहा है लिक्विड तो गैस बनने में। फिर आता है कॉटन क्लॉथ। हमें गर्मियों में कॉटन क्लॉथ हमें कैसे करते हैं हम लोग? एक चीज बताओ, गर्मी के सीजन है, बहुत ही गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो क्या प्रेफर करेंगे? कॉटन क्लॉथ करेंगे कि वोलन क्लॉथ? कॉटन क्लॉथ ही करेंगे। कॉटन क्लॉथ ही क्यों? बाकी कोई तरह का क्लॉथ क्यों नहीं? बात यह है कि कॉटन क्लॉथ में एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो है पानी को ज़्यादा जल्दी ऑब्जॉर्ब करता है, पानी को बहुत ही ज़्यादा जल्दी ऑब्जॉर्ब करता है। तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी का जो पसीना होता है उसको वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन आसानी से। तो जब हमारा वो जो है ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है, वो फिर जो है जो पानी जब वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा तो वो सारा का सारा जो है वो जो है कॉटन क्लॉथ में चला जाएगा, और फिर वो कॉटन क्लॉथ से वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। और जब वो इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, उसको हीट चाहिए होगी, हीट वो हमारे बॉडी से लेगा, जो हमारे बॉडी से हीट लेगा, हीट जब वो ले लेगा तो हमारा बॉडी ठंडा लगेगा। इसलिए जो पसीना आता है ना, पसीना पसी ये जो पसीना जब हमारा सूख जाता है तो हमें बहुत ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि जब वो चेंज हो रहा होता है लिक्विड टू गैस, तो उसको जो तो वो ठंडा हो रहा होगा, तो वो ठंडा होता है तो उसको कहीं से हीट चाहिए, लेटेंट वेपराइजेशन वो हमारे बॉडी से ले लेता है। सो अनदर थिंग, कॉटन क्लॉथ in hot summer days keep our body cool and comfortable. A fan makes us feel cool and comfortable in summer day. फैन क्या करता है यार? फैन इवेपोरेशन का रेट ही तो बढ़ाता है। फैन विंड स्पीड को बढ़ा देगा। तो जब फैन जो विंड स्पीड को बढ़ाएगा तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा तो हमारा पसीना ज़्यादा जल्दी सूखेगा। अगर हमारा पसीना ज़्यादा जल्दी सूखेगा तो क्या होगा फिर? हमारा पसीना ज़्यादा जल्दी सूख गया, फिर हम लोग आसानी से हमारा पसीना सूखेगा, उसको कहीं से हीट चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए उसको कहीं से, लेटेंट हीट वो हमारे बॉडी से लेगा। तो हमें चाहिए
कॉटन क्लॉथ ये सॉरी फैन जो है हमें जो है कूल एंड कंफर्टेबल कर देता है। वो बस विंड स्पीड को बढ़ाता है, वो इवेपोरेशन को जो है वो जो है इवेपोरेशन का रेट को वो क्या कहते हैं बढ़ा देता है, बाकी कुछ नहीं करता। हम लोग हॉट टी को जल्दी-जल्दी पी लेते हैं कटोरी से, और कप से लेते तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गरम-गरम चाय, तो गरम-गरम चाय क्यों कटोरी में लेने से क्यों होता है ऐसा? ग्लास में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? बेसिकली सरफेस एरिया ही हो गया ये तो। ये तो खुद से भी बता सकते थे तुम लोग। ये हो गया पानी, मान लीजिए टी है। ये मान लिया यहाँ पे चाय है। तो चाय जो होगा वो यहाँ पे ज़्यादा जल्दी होगा इवेपोरेशन, की यहाँ पे ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा? यहाँ पे ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा। यहाँ पे ठीक है। और जब यहाँ पे ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा तो उसको कहीं से हीट एनर्जी चाहिए, उसको हीट एनर्जी आएगी इस चाय से। तो चाय से अगर हीट एनर्जी मिलेगी तो चाय का हीट एनर्जी लूज कर लेगा, वो ठंडा हो जाएगा। यही तो बात हुई। इतनी सिंपल सी बात है। अगर इसमें जो है अगर हम लोग इसको जो है कप से लेंगे तो कप पे जो है जो चाय होगा वो ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया नहीं मिल रहा है, इसलिए इवेपोरेशन का रेट धीरे होगा। तो इसलिए जो है क्या होगा, लेटेंट हीट जो है इसमें कम होगा यूज। लेटेंट हीट उसमें मतलब कि उसको ज़्यादा गैस में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ज़्यादा। तो जो अगर गैस में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होगा तो वो जो है लिक्विड से वो जो है गैस बनने में उसको जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो ज़्यादा नहीं लेगा। अगर वो वही लिक्विड टू गैस में करेंगे तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब कि वो ज़्यादा जल्दी बनेगा, वो ज़्यादा जल्दी हीट लेगा, और इसलिए वो जो है ज़्यादा जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे जब वाटर वेपर होता है, कहाँ-कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ के आस-पास के जब जो वाटर वेपर होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स, वो आते कहाँ से हैं? वो आते हैं इन सब चीज़ों से। सबसे पहला ऑब्वियसली पानी से। पानी इवेपोरेट करेगा, हमें वाटर वेपर मिल गया। तो पानी के सोर्सेस क्या-क्या हुए? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। और भी मान लो घर में जैसे हमारे बाल्टी हो गए, है ना? उसके बाद फिर प्लांट्स प्लांट से भी होता है। तो एक चीज़ बोलूँ, ये कि क्यों कहा जाता है कि प्लांट जो है हमारे वेदर को ठंडा रखता है? इसका भी एक रीज़न है। तो क्या होता है, जब लीफ होता है ना, जब लीफ जो है अ, जब लीफ जो है जो कन्वर्ट कर रहा होता है सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, तो उसको चेंज करने में ना वो जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, कुछ पानी, थोड़ा-सा पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो पानी इवेपोरेट होगा तो लेटेंट हीट लगेगा। लेटेंट हीट कहाँ से लेगा? आस-पास के एयर से ले लेगा। और जब वो आस-पास के एयर से वो ले लेगा तो क्या हो जाएगा? आस-पास के एयर से वो हीट ले लेगा, वो आस-पास का एयर ठंडा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओगे तो क्या होगा कि जो है ये जो हमारा जो है हमारा सराउंडिंग ठंडा रहेगा हमेशा। और फिर एनिमल जब ब्रीथ करते हैं तब भी हमें मिलता है। एनिमल जब हम ब्रीथ करेंगे ना तो हम तब भी थोड़ा-सा पानी निकल जाता है। थोड़ा-सा पानी निकल जाएगा, और दैट हेल्प्स इन इवेपोरेशन। फिर वाटर वेपर, लैंड के अंदर सॉइल है, सॉइल के अंदर थोड़ा-सा पानी पड़ा हुआ है, वाटर वेपर वहाँ से आ गया। अब एक चीज़ होता है, अब हम लोग कैसे प्रूव करें कि ये ग्लास है? हम प्रूव कैसे करें कि पानी है सराउंडिंग से? नहीं मानूँगा मैं। कैसे प्रूव करेंगे? हाँ? इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक ले लो एक ये कंटेनर ले लो, स्टील का ले लो या तो ग्लास का ले लो, उसके अंदर आइस भर दो पूरा। आइस यहाँ पे भर दिया पूरा, और इसको जो है यहाँ पे है, अब उसको जो है थोड़ी देर तक बाहर छोड़ दो। तो क्या होगा, बाहर में थोड़े-थोड़े पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएँगे। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया।
पानी के ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे कुछ। पानी के ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। तो ये पानी के ड्रॉपलेट्स आ कहाँ से रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो अंदर से वो बाहर आ गया पानी के ड्रॉपलेट्स। ग्लास के अंदर है, उसको बाहर आ गया, ग्लास में ऐसा है नहीं, तो पानी आ कहाँ से रहा है? ये पानी वाटर वेपर कंडेंसेशन से आ रहा है। तो ये एक प्रूव कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन है तो कि हाउ विल यू प्रूव दैट वाटर वेपर इज देयर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये एक तरह से प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट वी विल टेक सम ice in a beaker and we will let it sit there in in the room, या तो कहीं पे भी रख दो। फिर the observation will be that some water some liquid some water has accumulated on the outside of the beaker, and why is it? इसका रीज़न पता है। इसका रीज़न होगा क्योंकि जो हमारे आसपास है वाटर वेपर है, तभी अगर हमारे आसपास में वाटर वेपर होगा तभी जो कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, आ गया होगा समझ में यार। अब जब पहले पहले हमने बात की थी कि मैटर के 5 शेड्स ऑफ मैटर है। देखिए मेजरली क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस अर्थ में मेजरली एक होता है प्लाज्मा भी माना जाता है, और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो और भी सारी चीज़ मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 22 स्टेट्स ऑफ मैटर है, कुछ लोगों का कहना है, पर मेजरली अभी तक साइंटिस्टिक का ये मानना है कि 5 मैटर है। ये तो सॉलिड लिक्विड गैस अर्थ में पाए जाते हैं मेजरली। फिर आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा 99.99% पूरे यूनिवर्स में 99.99% जो मैटर है वो प्लाज्मा बना हुआ है। बाकी ये सब तो इसके सामने कुछ नहीं है। सॉलिड लिक्विड गैस 99.99% प्लाज्मा ही है पूरे यूनिवर्स में। सॉलिड लिक्विड गैस तो सिर्फ अर्थ में पाया जाता है। अब बोलोगे कि हमें तो प्लाज्मा कहीं नहीं दिखता। अर्थ में कहीं भी प्लाज्मा नहीं, ये क्या कहते हैं, प्लाज्मा नहीं दिखता। लेकिन अगर यूनिवर्स में जाओगे ना तो पूरा प्लाज्मा से भरा हुआ है। हमारा सन प्लाज्मा का सेंटर है। सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार्स, ऑलमोस्ट सब चीज़ प्लाज्मा की है। तो प्लाज्मा वैसे होता क्या है? तो क्या होता है, कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हीट कर देते हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा चीज़ को हीट कर देंगे तो वो जो है क्या होगा, उसके जो जो ये है स्टेट ऑफ मैटर, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उससे निकल जाएंगे, वो उसके साथ नहीं रहेगा, वो उससे बाहर निकल जाएंगे। और कुछ प्रोटॉन रहेंगे, कुछ न्यूट्रॉन रहेंगे। ऐसा यूजुअली क्या होता है, प्रोटॉन ये पहले भी सीखा होगा कि एक ये प्रोटॉन है, इसके यहाँ पे ये है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, these are neutron, this diagram is not to scale। ठीक है, ये प्लाज तो क्या होगा, ये अभी यूजुअली ऐसा रहता है, पर प्लाज्मा में क्या होता है, ये जो हीट इतना बढ़ जाता है कि जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे प्रोटॉन है, यहाँ पे कहीं कहीं पे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बीच बीच में। ये इस तरह का मॉडल नहीं है, पूरा जो है ये इस तरह का है। सो दिस इज प्लाज्मा। नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मा बहुत ही ज़्यादा प्लाज्मा तो बहुत ही ज़्यादा हीट करने पे, यार बहुत ही बड़ा है बन गया। प्लाज्मा बहुत ही ज़्यादा हीट करने पे आता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को कम कर देंगे तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होते हैं? एक तो इसका नाम इतना अजीब है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका नाम क्यों है? तो बात यह है कि एक साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश वो करना चाहते थे, पर उनका किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था वो पब्लिश पेपर। तो वो एक इंडियन थे, उन्होंने एक रिसर्च पब्लिश किया एक कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, कुछ कैलकुलेशन की जिससे उन्होंने ये अज्यूम किया कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है। उसका उनका रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होगा तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा कि
ये तो बहुत ही वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। उन्होंने खुद उसमें कुछ उन्होंने खुद अपना कुछ कैलकुलेशंस की और उन्होंने एक ये दिया, थ्योरम दिया कि अगर हम लोग किसी चीज़ को एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन, एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है कि ज़ीरो केल्विन। तो हम लोग क्यों एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन बोलते हैं? तो एक चीज़ बोलूँ, केल्विन को ये ऐसा क्यों बोला जाता है कि +273 करो? बात ये है ना कि जो ज़ीरो केल्विन होता है ना, तो उसमें जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब जब ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अगर उसको अगर ये ठंडा करेंगे तो धीरे मूव करेगा, धीरे मूव करेगा, और जो पार्टिकल और ठंडे हुए तो और धीरे मूव कर रहे हैं, है ना? अब कभी कभी क्या होता है, अगर 0 केल्विन पे आ गया, पॉसिबल नहीं है ये, 0 केल्विन के थोड़ा सा ऊपर हमेशा रहेगा, 0 केल्विन हमेशा नहीं रहेगा, तो बहुत धीरे मूव करेगा, बहुत ही धीरे मूव करेगा ये, बहुत ही धीरे मूव करेगा ये। तो जब ये आ जाता है तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो इसको कहेंगे, एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो ये 0 केल्विन होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब कि बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे पार्टिकल्स, वहाँ पे पड़े हुए हैं, उससे आगे हिलेंगे नहीं है, बोलते हैं हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। उसी तरह जो पार्टिकल्स होते हैं, जो तो ये पार्टिकल्स है कभी भी 0 पे नहीं आ जाते, 0 से थोड़ा सा ऊपर तो हमेशा ही रहेगा, हमेशा तो थोड़ा सा तो वो मूव करते रहेंगे, थोड़ा सा मूव करते रहेंगे। तो क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी मैटर को, एक लो डेंसिटी गैस को, अगर हम लोग इसको बहुत एब्सोल्यूट ज़ीरो के आसपास पहुंचा देंगे, तो वो जो है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाएगा। अब इसका रीज़न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्वांटम फिजिक्स आ जाते हैं, तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। तो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, फाउंडर्स सत्येंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टाइन। जब बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है कोई भी चीज़ को, लो डेंसिटी गैस, उसको कहते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव फ्रीली एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड टू प्रोटॉन्स, तब प्लाज्मा हो गया। सॉलिड लिक्विड गैस के लिए कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, फर्स्ट सेकंड से करते आ रहे हैं। तो वीडियो खत्म, बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। अब इस वीडियो से पहले पार्ट 1 थोड़ा सा देख लेना, अगर ये वीडियो अगर पार्ट 2 देख लिया है तो एक बार बात नहीं मानी कि पार्ट 1 पहले देखो फिर पार्ट 2 देखो, बात में नहीं मानी है तो एक बार अभी बात मान लो, अभी पार्ट 1 देख लो, कॉन्सेप्ट कौन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो बाय बाय, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।